जी पार्ट 4 स्टार्ट किया हमने आज के लेक्चर का। आज फुल डे क्लास है ऑनलाइन वालों, फिजिकल वालों की आज फुल डे क्लास है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को ज़रा क्विकली देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन किताब में तो है, मैं ये कह रहा था कि अगर इसका सोल्यूशन हाथ का लिखा हुआ लास्ट टाइम वाला ही नज़र आ जाए तो डिस्कशन पहले हो जाती ना। चलो देखते हैं। अच्छा जी सुने, इसने हमें कहा था इस सवाल में करेक्शन ऑफ एरर नोट बना दो। अब अच्छा सवाल था ये, ठीक है। और चेंज इन इक्विटी बनानी है। मैं थोड़ा इसको बस डिस्कस करना चाह रहा था, ठीक है। आप लोगों को ये होमवर्क में दिया था और ये आपसे हो भी गया था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। वो कहता है चांद पेट इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल इन अप्रैल 16। इट वाज पता लगा, पेज नंबर 591 है। इन अप्रैल 16 इट वाज पता लगा कि सर्टन एरर्स हैव बीन मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 16 में पता चला कि 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है। अच्छा किया 15 को ही सही है, ये मैंने आपको फ़र्क करके दिखाया था पोल और इसमें। अगर आपको याद हो तो पोल वाले सवाल में ये था कि उसने मसलन 15 के अंदर गलती की थी तो 16 में पता चला तो 16 के प्रॉफिट में सही कर दिया था, तो हमने कहा था 16 से रिवर्स करो और 15 में। ये ऐसा सवाल नहीं था। 15 की गलती 16 में पता लगी थी तो सही कहाँ पे की हुई है? 15। ये मैंने ना आपको यहाँ पर इस जगह पे मैंने ये करके भी आपको कंपैरिजन में बताया था, ठीक है। कहाँ है ये सवाल? बहुत ही पढ़ा था यार आप लोगों ने माशाल्लाह, ऐसे नहीं अभी मौजें कर रहे आप। अब जिन्होंने सारा सेशन नहीं पढ़ा वो परेशान होंगे ना। आप तो मौजें कर रहे हैं ना, पढ़ने वाले बच्चे आज भी आए बैठे हैं, बाकी तो घरों को चले गए हैं। चांद पेंट कितने गया लब नहीं रहा। कौन सा सवाल था हैंड आउट में, मुझे तो याद ही नहीं। क्या? ये रहा, ठीक है, ये होमवर्क में दिया था। अच्छा चलें, यहाँ पे भी लिखा हुआ कोई नहीं, यहीं पे लिख लेते हैं फिर। ये जी 2015 ऑडिटेड वाला था, 16 में पता चला कि 15 में गलतियां हुई हैं, तो उन्होंने 15 को सही किया और 16 ड्राफ्ट है, ठीक है। अब ये गया, ये पुराना था, ठीक है, ये नए वाले बैलेंसेस है, लेकिन ये रीस्टेटमेंट करनी पड़ेगी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको अब ये देखना, ये सॉरी ये देखना, ये रुख है, ये रुख है हर चीज़ का। पुराने वाले से नए वाले में बहुत सारे एरर्स पकड़े गए तो उन्होंने उसको सही करके फिगर दे दी। अब ये इंक्रीज या डिक्रीज है, हमने नोट बनाना है ना जी, तो नोट में क्या लेते होते हैं हम? इंक्रीज और डिक्रीज। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज या डिक्रीज प्लस माइनस करके। अब मुझे बताएं सेल्स टैक्स कमीशन वगैरह में इंक्रीज आया है करेक्शन करके या डिक्रीज? बताते जाओ फिगर भी, कितना फिगर बताओ ना, छेती करो जी। 330 पॉजिटिव मतलब इंक्रीज। फिर कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्रीज, फिर 194 का इंक्रीज डिक्रीज। ये पहले क्या था 27, ये की सी 27 का डिक्रीज है, फिर 194 का इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर 48 का पता नहीं क्या चीज़ है, हम तो सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज अभी लेते जा रहे हैं, फिर 82 का डिक्रीज है। चलो लेट्स से ये ना गिवन होता, मैं ज़रा इस तरह से करा रहा हूँ। अब जब हमने नोट बनाना है तो नोट के अंदर अंग्रेजी शंग्रेजी लिखने के बाद हम आइटम्स अफेक्टिंग SOCI लिखते होते हैं जी। तो ये सारे आइटम्स ही तो थे। जैसे आपने लिखना है इंक्रीज इन सेल्स टैक्स एक्सेट्रा, कितना? 330। ऐसे ही डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर इंक्रीज इन सेलिंग एंड
अब आप लिखते, ये नोट बना रहे हैं कितना 194, फिर इंक्रीज इन एडमिन एक्सपेंस जी 10, फिर जी डिक्रीज इन इनकम, अदर इनकम में डिक्रीज कितना 48, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर लो, ये लो, फिर अब डिक्रीज इन इनकम है, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम अदर इनकम जो भी कह लो 82। अब फरमाइशी प्रोग्राम क्या होता था याद है? मैं बताता हूँ, किसको याद नहीं है? नहीं याद बेटा फरमाइशी प्रोग्राम? सही से बताओ यार, नहीं सही से बता दो यार, याद है? इधर मेरा दिल तो रख लो, याद है? अच्छा, क्या फरमाइशी प्रोग्राम था बताओ? पीएनएल के अंदर प्रॉफिट फरमाइशी प्रोग्राम था, ठीक है। अब इस सवाल के अंदर तो प्रॉफिट भी गिवन है, पर मैं कह रहा हूँ ना गिवन हो तो आप कैसे निकालते थे, एक वर्किंग करते थे। अब ये क्या है एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस में इंक्रीज तो प्रॉफिट, अब कैलकुलेटर पे आप करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट, एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट, एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट, एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट, एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट, इनकम कम हुई तो प्रॉफिट। अब क्या बना 472, नहीं 600, डिक्रीज है, डिक्रीज इन प्रॉफिट। अब आपने ये ऐसे बनाया, वैसे इसकी जरूरत इसलिए नहीं थी कि यहां से अगर आप देखें तो यही निकलना है, चेक करो, क्योंकि प्रॉफिट ही था ना गिवन नीचे, तो वो यहां से भी निकल सकता था। एनीवेज ये आपका नोट बन गया, ठीक है जी। उसके बाद बैलेंस शीट के आइटम्स भी थे, आइटम्स अफेक्टिंग। अब ये मेरे ख्याल में वाहिद सवाल नोट वाला था जिसमें 2 आइटम्स आ गए थे, तो हम वो अपना रूल भी अच्छे से लगा सकते थे। एनू की हो गया है, आइटम्स अफेक्टिंग एसओएफपी, ठीक है जी। तो इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स हैं जी? डिक्रीज है या इंक्रीज है? डिक्रीज है बेटा, डिक्रीज है। तो डिक्रीज इन डेटर्स लिख दूं जरा, डेटर्स कितना, उसके बाद इंक्रीज इन, इंक्रीज है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना, उसके बाद फरमाइशी प्रोग्राम क्या था याद है? अच्छा ना करो यार इस वक्त मेरे साथ ऐसे ना करो। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का इम्पैक्ट लेने के लिए एक वर्किंग करते थे, हम कहते थे जी इक्विटी होती है एसेट लेस, अब डिक्रीज इन एसेट है -412, ठीक है, फिर माइनस इंक्रीज इन लायबिलिटी +224, तो क्या बना जी? हाँ तो डिक्रीज लिखेंगे ना, डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स कितना 1, ये देखो नीचे लिखा हुआ माइनस माइनस प्लस नहीं हो रहा, माइनस प्लस माइनस ही रहता है जी। 636 होना भी यही चाहिए था, है भी वही, ठीक है। तो ये इस तरह से नोट बनना है लवाजमात के बाद, ओके ठीक है। तो बाकी आप इसकी पिक्चर ले लें, चेन इक्विटी आपने बना ली थी, लेकिन फिर भी ये चेन इक्विटी जो है वो जितना इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो सिर्फ इतना सही था, बाकी बस आपने इसको कंप्लीट करना था। सवाल ये आपसे हो गया था वैसे तो, ठीक है। उधर मैंने ज़रा नोट बना दिया, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज ज़रा ऐसे साफ सुथरे करके लिखे हुए थे, नोट नहीं बना हुआ, इधर सिर्फ आइटम्स अफेक्टिंग एसओएफपी का नोट बना हुआ है। तो नोट पूरा बनाना है तो ये नोट है, वैसे सोल्यूशन भी इसका होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा जिसका तो दिल है पढ़ने का वो पढ़े, जो शुगर लगाना है तो वो चले जाएं बेशक, ठीक है। बहुत मुश्किल से हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं बैठे, चीज़ों को कर लें ज़रा हैं इफेक्टिवली, जानते जानते तुम जड़ा ना तंग ना करो। अच्छा जी, IS 8 के MCQs मैंने आपके एंड पे पेंडिंग कर दिए हैं यार, पता नहीं वो कहाँ गया जहाँ पे मैं ओके ओके लिख रहा था। चलो खैर, वो कुछ गड़बड़ हो गई। FAR 1 का ऑटम 25 का सोल्यूशन तो यही है। चलो ठीक है जी, वॉल्यूम 2
में अब मेरी तरफ से कोई चीज़ भी पेंडिंग नहीं रही। वॉल्यूम 2 से रिलेटेड अगर कोई MCQ है रीसेंट अटैम्प्ट में तो वो भी देख लेते हैं, फिर क्या ख्याल है? ओपन करें ज़रा MCQs को। जो MCQs नहीं है वो निकाल भी तो देना यार। इसको क्या हो गया यार, चलते चलते। सोल्यूशन आपके पास नहीं है ना? वो भी ओपन करना पड़ेगा यार फिर। अच्छा, अभी हमने जो जो सवाल कर लिए हैं उनके कमेंट्स में हमने सिर्फ, मेरे ख्याल में, चलो कमेंट्स भी देख लेते हैं। कौन सा सवाल है MCQs का? ये दोनों सवाल हो चुके हैं। कमेंट्स हमने नहीं पढ़े थे, कैश फ्लो की ज़रूरत ही नहीं महसूस की। वैसे तो हमने, रिजल्ट भी उनका अच्छा था। आ जाएंगे MCQs पे। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, ये MCQ किताब में मौजूद है आई थिंक। प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटेंट एस्टैब्लिश अ फंड ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट्स। फॉर दिस पर्पस 100 million is allocated to fund. This amount will be invested and 80% of investment income will be used for student while 20 will be reinvested. Funds principal amount is, तो ये क्या है? According to, अब तो पढ़ लिया, conceptual framework, the total amount of equity in general purpose financial statements is, क्या होता है जी? अब ये जनरल सी बात है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के मुताबिक वो कह रहा है टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी जनरल पर्पस फाइनेंशियल, टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी क्या होती है जी? एग्रीगेट मार्केट वैल्यू? नहीं। कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड एसेट्स लेस कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ये इतनी सी बात थी बस। इक्विटी होती है एसेट माइनस लायबिलिटी। रीअरेंज किया हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन को। तो अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रेमवर्क से ही तो बना था सारा मामला, ठीक है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो इक्विटी भी किसके बराबर होती है? एसेट माइनस। तो ये सही लग रहा है। अगले पढ़ लें। एग्रीगेट अमाउंट रेज्ड बाय सेलिंग ऑल एसेट्स लेस, नहीं, ये तो बचा खुचा होता है, ठीक है? बचा खुचा बनता यही है, ठीक है? पर वो तो सारे एसेट्स बेचकर सारी लायबिलिटी सेटल करके वैसे बन ये भी रहा है, ठीक है? लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। वो सेटलमेंट वैल्यू होती है। हो सकता है जो कैरिंग वैल्यू नज़र आ रही है उसके ऊपर वो ना भी बिके। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो नहीं हो, तो लिक्विडेशन के वक्त जाके मामला होता है बेचने वाला। तो हमारी जब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर चल रहे होते हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे हम बना रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसमें इक्विटी बराबर होती है एसेट्स लेस लायबिलिटीज, ठीक है? जो बैलेंस शीट में नज़र आ रहे हैं। अमाउंट दैट कुड बी रेज बाय सेलिंग एंटिटी एज अ होल ऑन अ गोइंग कंसर्न, नहीं, यही है, ठीक है जी? अंडर IS 33, काटे ना इसको, काटे इसको, काट। ये बड़ा मजे का काम हो रहा है, ठीक है? लेकिन अब दूसरी तरफ से वो मुझे देखना ही पड़ेगा IS 41 या 38 के कोई MCQs अगर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में पड़े हैं। वैसे मैं सवाल तो निकाल लाया था आपके लिए। IS 41 मैंने हैंड आउट दिया आप लोगों को। वो असल में FAR 2 होता था, ठीक है? तो अगला MCQ पढ़े जी, है आपका? नहीं, ये भी नहीं है। चलें उससे अगला पढ़ें फिर। जी बच्चों, कांटा लगा लूं मैं? ये MCQs निकल गए। EPS उसने सवाल नहीं दिया था, लेकिन EPS उसने MCQs में पूछ लिया थोड़ा सा। अंडर IS 16 MCQ 5, when an asset is acquired in exchange of another, the new asset is measured using
फेयर वैल्यू ओनली व्हेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस। नए एसेट को फेयर वैल्यू सिर्फ तब रखते हैं जब पुराने की फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो। When the exchange transaction has commercial substance as well as fair value of either asset is reliably measurable, नहीं, अगर either asset की यानी दोनों की अवेलेबल हो तो फिर तो fair value of old plus cash पे रिकॉर्ड करते हैं। When exchange transaction has commercial substance or when the fair value of either asset acquired or given up is, एक मिनट, when exchange transaction has commercial substance as well as fair value of either asset acquired or given up is reliably, ये तो सेम नहीं लग रहा। ये कह रहा है जी कमर्शियल सब्सटेंस भी हो और फेयर वैल्यू भी रिलायबली मेजरेबल हो, ये ठीक है। अच्छा, और नहीं, अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो फिर तो ये चीज़ रहती ही नहीं है, ठीक है। और तीसरा क्या है, व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ आइदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल, कहता है हमने न्यू एसेट को फेयर वैल्यू पे सिर्फ तब रखना होता है जब आइदर दोनों की रिलायबली मेजरेबल और कमर्शियल। अच्छा, इसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं लिखा हुआ, वो भी होना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से तो बी है, 5 MCQ है बी, व्हेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस और साथ के साथ फेयर वैल्यू ऑफ आइदर एसेट एक्वायर्ड और गिवन अप, दोनों में से कोई एक, आइदर, ठीक है, आइदर मतलब दोनों में से एक ही, तो उसको फेयर वैल्यू पे रख सकते हैं, यही सही है लग रहा है मुझे, ठीक है। और नहीं, सब कमर्शियल सब्सटेंस ना हो तो फिर फेयर वैल्यू कहाँ से आ गई, और सिर्फ फेयर वैल्यू की बात नहीं करनी, कमर्शियल सब्सटेंस भी होना ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल था, बहरहाल अंडर IAS 23 कर सकते हैं आप, पढ़ें जल्दी 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 जल्दी। वैसे ये वॉल्यूम 1 वाले शुरू हो गए, लेकिन जान दो, वैसे वो रिवाइज करते हुए देख लेंगे आप, मैंने उसको लर्निंग आउटकम में डाला ही होगा। जब ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के अंदर एक टेबल बना हुआ था ना, वो भी लर्निंग आउटकम होगा आपकी रिवीजन में, सिर्फ पढ़ने के लिए। स्टिल आप उम्मीद है कर लेंगे। Under IAS 23 borrowing cost, expenditure on qualifying asset for capitalization purposes do not include the effect of expenditure on a qualifying asset for capitalizing purpose, यानी कि एसेट के अंदर जो कॉस्ट ऐड हो रही होती हैं कैपिटलाइजेशन के लिए, उसमें एक्सपेंडिचर ऑन एसेट इनकर्ड इन प्रायर ईयर, क्या वो इंक्लूडेड नहीं होता? ऐसे करके पढ़ते हैं पहले। कहता है एक्सपेंडिचर ऑन अ क्वालिफाइंग एसेट फॉर कैपिटलाइजेशन पर्पस इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एसेट इनकर्ड इन प्रायर ईयर। हाँ जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता था ना जी, और बोलो प्रोग्रेस पेमेंट्स रिसीव्ड बिल्कुल लेते थे, एक पॉइंट था बस, एंड पे आके पढ़ा था हमने। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद एसेट, तो इनको हम ले रहे होते थे, इनका इफेक्ट आता है। एक्सपेंडिचर नॉट येट पेड, इसका इम्पैक्ट नहीं आता। तो उसने कहा था कौन सी चीज़ का इफेक्ट नहीं आता, ये सारी चीज़ों का इफेक्ट हमारे एसेट पे पड़ता था, कॉस्ट पे पड़ता था। लॉजिक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फिर आ गया, यानी कि अब इस दफ़ा तो वैसे भी इसकी वेटेज ज़रा ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो ध्यान से कर लेना। पढ़ो जी। अंडर conceptual framework of financial reporting, historical cost of an asset and liability is generally determined as follows: asset consideration paid या payable plus transaction cost, सही कह रहा है। liability consideration received minus, अब जिन्होंने ये नहीं ना पढ़ा ध्यान से, उनको ये पता नहीं है जो मैंने रीडिंग के लिए दिया था, मैं समझा देता हूँ फिर भी। मिसाल के तौर पे आपने एक प्लांट खरीदा 100 रुपये का, और आपने उसको खरीदने पर कोई डायरेक्टली कमीशन पे किया है, ठीक है जी, तो उसकी एंट्री क्या करोगे? डायरेक्ट खर्चा है, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, 10 रुपये का कमीशन पे कर दिया आप, तो क्या हुआ है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड हुई है। अच्छा, आपने बैंक से एक लोन लिया, कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, आपने लोन लिया लेट से 50 रुपये का, लेकिन बैंक ने कुछ चार्जेस आपसे ले लिए इस लोन को जो है वो इशू करते हुए, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी फिर? लोन डेबिट। यानी आप यूं ही कहोगे बैंक भाई आपने मुझे 45 का लोन दिया है, 50 का तो लोन दिया ही नहीं है, तो लायबिलिटी में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस हो जाती है। अब ये जिन्होंने फ्रेमवर्क पढ़ने को बोला था ना जिनको, उन्होंने पढ़ा
तो उनके सामने ये बात आई होगी। आई थिंक क्वेश्चन बैंक 1 में या पास पेपर 1 में भी एक पॉइंट इस तरह का था। ठीक है, इसको देखें और ये ए सही है। उसके बाद ज़रा मुझे 1 मिनट दें भाई, ज़रा पॉज कर लें। अच्छा जी, माजरत, एक दो मैसेज करने लग गया था जी। कंसिडरेशन पेड प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कंसिडरेशन रिसीव्ड नहीं, कंसिडरेशन पेड और पेएबल नहीं, वही बस यही सही लग रहा है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को ये समझ में आनी थी, जिन्होंने एक बार पढ़ लिया दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस चीज़ समझ आता है आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये समझा तो दिया है। एसेट को रिकॉर्ड करते हैं एट इट्स कंसिडरेशन पेड, पेएबल भी हो सकती थी, कैश पे ना होता तो पेएबल हो जाता। हमने प्लांट खरीदा 100 का, किराया लग गया उस पर 10, तो 110 पे रिकॉर्ड करेंगे। हमने लोन लिया 50 का, बैंक ने चार्जेस काट लिए, तो लोन तो नेट में फिर 45 ही बना। तो एसेट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड होती है, लायबिलिटी के अंदर जो कंसिडरेशन आपने रिसीव की है एक तरह से, ठीक है। एसेट खरीदने के लिए कंसिडरेशन पे होती है, लायबिलिटी के लिए कंसिडरेशन रिसीव होती है। तो रिसीव होने वाले पैसों में से ये निकल जाएंगे एक तरह से, तो ये इसलिए लिख कर बताया इसीलिए जी। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर IAS 23? An entity should cease capitalizing borrowing cost only when asset is available for, नहीं, हमने कहा था, पढ़ा था। देखो ये भी याद है, ये सबसे पुराने टॉपिक्स में से है, अभी तो रिवाइज भी नहीं किया, तो आपने खुद करना है रिवाइज, ठीक है। लेकिन रिवीजन में आपको ये बात याद करने की जरूरत नहीं, पहले से ही याद है। एक जुमला था कि जब सब्सटेंशली सारा काम पूरा हो जाए कंस्ट्रक्शन का, छोटे मोटे रह भी जाएं, तो बोरिंग कॉस्ट क्या कर दो, तो ये सही नहीं है। आगे कहता है the amount of borrowing cost capitalized during the period is always equal to amount of borrowing cost incurred during the period। ना, कहता है अगर मिसाल के तौर पे 12 महीने का इंटरेस्ट बैंक को देना है, इनकर तो वो हुआ ना, तो 12 महीने का ही हमेशा कैपिटलाइज होगा। नहीं, एक तो कमेंसमेंट और सिजेशन का रूल था, और फिर उसमें भी अगर नॉन रूटीन सस्पेंशन आती थी तो वो भी माइनस हो जाता था, तो ये भी गलत है। तो कौन सा है जी? नन इज करेक्ट। लो जी, EPS आ गया, क्योंकि उसने EPS पे गुस्सा निकाला था, सवाल जो नहीं दिया था, सवाल दिया नहीं था ना जी। तो हमने तो सारे MCQ मुझे लगता कर लिए। चलो जी, हर दफा 10 नंबर के आते हैं, और ये बात मैंने आपको पहले दिन बताई थी। अब आप चूंकि भूल रहे हैं तो मैं दोबारा दिखाता हूँ। तो बेटा वो फिर उसने वेटेज पूरी करनी है ना, उसकी मर्जी है ना। यही तो कह रहा हूं कि फ्रेमवर्क जो है वो जिस उसमें पड़ा हुआ है विंडो में, उसमें हो सकता है 5-7 नंबर का सवाल उसमें से बन सकता है, क्योंकि अब उसने वेटेज पूरी करनी है। कैसे पूरा करेगा? अब उसने कैश फ्लो का सवाल दे दिया, IAS 8 का सवाल दे दिया, ठीक है। अब नहीं पूरे हो रहे नंबर, तो उसने फिर 1-2 सवाल कैश फ्लो के MCQ में डाल दिए या IAS 8 के। उसने अपने ग्रेड को पूरा करना है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो कहाँ था मैं? ये देखो, ये मैंने आपको दिखाया था ये पैटर्न, ये कि हर पेपर में पूरे 10 नंबर के MCQs हैं। अब ये किसी टॉपिक में कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, जैसे EPS में लास्ट टाइम कितने नंबर के आ गए? 4 के, लेकिन फिर बाकी नहीं आया। जो बाकी नहीं आया वो फिर और जगह पे उसने पूरे कर लिए ना, वेटेज है ना, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक से दे, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी बेटा, ये ज़्यादती बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या ज़्यादती है मुझे बताएं? तो उनमें से भी तो पर्चा आया हुआ है ना, ये कौन सी ज़्यादती हुई? उसने 100 नंबर का पर्चा ही बनाना है ना। अब ये तो ज़्यादती आप करते हैं, कोई चीज़ एक छोड़ के गए, तो वो रोज़ा जो छोड़ के गए, हाँ वैसे भी रोज़ा होना है। रोज़े मत छोड़ना, तरावी मत छोड़ना, मैं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह बरकत होगी इससे। मैं ये मेरे से लिखवा लो अभी। ये बिल्कुल ऐसे शैतान दिमाग में डालता है कि पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब होगी, कुछ नहीं होगा, बाकी काम छोड़ देना ना। रमज़ान में तो हर काम, बाकी असर से मगरिब वाली गेम तो वैसे नहीं हो सकनी, क्योंकि उस वक्त तो आपको रोज़ा फुल लगा होता है। चलो चले भी जाओ तो बरकत पड़ती है वक्त के अंदर, और जहन तेज़ होता है रमज़ान में। थका ज़रूर होता है, महसूस हो रहा है बंदे को, लेकिन जो चीज़ याद करोगे इंशाल्लाह अच्छी याद रहेगी। ये मिसवाक, रोज़ा, कुरान की तिलावत, इनसे हाफ़ज़ा तेज़ होता है। तो आप बस रोज़ा जैसे हक है ना रखने का, वैसे रखना। इंशाल्लाह जो पढ़ोगे रमज़ान के अंदर, ऐसे फर वहाँ पे याद आएगा, अल्लाह ने चाहा तो। रोज़ा मत छोड़ना, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। अच्छे से सहरी करना, अच्छे से अफ्तारी करना, लेकिन दिन में रोज़ा रखना कोई मसला नहीं। पढ़ाई की रूटीन उस हिसाब से बना लेना। अपने सजदों से भी भाई, सिर्फ दुआओं से नहीं काम चलता। ख़त्म MCQs।
एक फजूल बात कर दी भाई ने, ज्यादती वाली 5 मिनट ले गए। ये असर से आगे चला जाना है मुझे लग रहा है। अच्छा सुनो जी, सुनो IS 16 का सवाल है। IS 6 प्लीज बेटा, IS 16 का सवाल है, ये IS 20 का सवाल है। तो ये दोनों बस इसी से ही रिवाइज होंगे, और कोई बच्ची कुछ ही चीज हुई तो पढ़ रहे होंगे हम। ये जनाब IS 40 है। तो ये 3 सवाल अभी हमने करने हैं, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। क्या है ये? ब्रीफली डिस्कस एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट एन एंटिटी एट द मिनिमम कंसिडर व्हेन असेसिंग वेदर द एसेट मे बी इंपेयर्ड और इन अकॉर्डेंस विद IS 36। इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स, ठीक है, ये क्या है जी? इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके रिवीजन प्लान में भी डले होते हैं, आपको बड़े ध्यान से पढ़ाए भी थे एक्सटर्नल और, ठीक है जी, बिल्कुल दिखाया था, उस वक्त दिखाया था इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट। चलो मुझे तो याद नहीं था, लेकिन चलो आपको याद, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अब मैंने आपको 3 सवाल करवाने हैं। अब हम वॉल्यूम 2 के, असल में तो MCQs के लिए गए थे, पेपर में देख लें, वॉल्यूम 2 का सारा सवाल भी इधर से हो गए हैं। अच्छी बात यह है ना कि उसमें से 2 सवाल निकल गए हैं, वॉल्यूम 2 में से तो खैर एक ही निकले, जो जितने सवाल किए हैं हमने, ठीक है, इसमें ये 7वां सवाल उड़ गया, 8वां 9वां हमने कर लिया, फिर MCQs भी हो गए हैं। अब वो अलग बात है कि ये बीच में एक सवाल डलना है जो मैंने आपको अलग दिया, यानी टोटल हमने अभी 4 सवाल करने हैं, फिर आपकी छुट्टी के बारे में कोई जो है वो उम्मीद आपको लग सकती है, ठीक है। 4 सवाल है, 4 सवाल समझो, 4 टॉपिक्स हैं रिवाइज होने। गवर्नमेंट ग्रांट का जो सवाल आया हुआ है वो मैक्सिमम मुश्किल है। क्या मतलब? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है, और उसमें रीपेमेंट भी है, ठीक है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का आसान है, IS 16 का आसान है, मुश्किल अब कर नहीं ना सकता। IS 41 का भी अपनी तरफ से उसने मुश्किल ही बनाया हुआ है, सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, इंशाल्लाह ये जल्दी होंगे, ये 15-15 मिनट में होने वाले सारे सवाल हैं, कोई 20 मिनट में भी शायद ही जाए, ठीक है। तो अब हम वॉल्यूम 1 पे मूव कर रहे हैं, 1 बाय 1, जिस तरह से हम चल के आए थे इस तरफ। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ, बल्कि सबसे आखिर में हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को किया था। इसके MCQs भी काम के हमने डिस्कस कर लिए थे, इसमें कोई सवाल भी हमने नहीं छोड़ा था। हालांकि ये IS 8 में मेरे कहने के मुताबिक आपने देखा सारे के सारे सवाल वहीं पे आ रहे हैं, अब अगर अलग से नहीं आता, स्टिल मैंने आपको इसको अच्छे से कराया था, क्योंकि ये वाली मेहनत ही IS 8 में काम आई थी, और रिवीजन प्लान में भी आपके ये सवाल रखे हुए हैं। इसको ये नहीं कि आपने लिफ्ट ना कराएं, क्योंकि जब सवाल मिक्स होता है तो चेंज इन इक्विटी जितना, अब जैसे कल सवाल किया था तो कैसा उसने अलग अलग कर दिया था, चेंज इन इक्विटी का टॉपिक अलग पड़ा था, IS 8 अलग पड़ा था, तो अलग से तैयार वो पक्का होगा तो वो वाले नंबर मिलेंगे ना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि इसने IS 8 के साथ मिक्स भी हो जाना है। ग्रिड जब से इसकी चेंज हुई है ना, तो ये हाई अलर्ट पे आ गए हैं, दोनों ही, कैश फ्लो भी और IS 8 चेंज इक्विटी भी। और 25 नंबर का पर्चा, सिर्फ 3 टॉपिक्स, यार मैं कहता हूं यकीन मानो आपकी यश ही लग गई है, इसको तो घोल के पी जाओ। इसके अंदर 1-2 पॉइंट्स मैंने पेंडिंग किए थे, वो आप अगर गौर करें तो वो अब पेंडिंग नहीं रहे हैं, क्योंकि अब आगे उनको आप पढ़ चुके हैं। मैं ज़रा दिखाना चाह रहा हूं आपको, कहाँ गया वो, नहीं आया। IS 8 वाली बात यहाँ कहीं होनी थी यार, पेज 515 पे, कहाँ? थर्ड बुलेट, हाँ जी, इन प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल, नहीं ये नहीं पेंडिंग था। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपने रिडीम करने नहीं होते, सिलेबस से बाहर है। मैंने कहीं पे रीस्टेटमेंट देखा था इसमें, शायद फिर वो मेरे दिमाग का धोखा होगा। बेसिकली IS 8 में, अच्छा हाँ, वो IS 8 के अंदर वो EPS वालों के लिए, ठीक है, सॉरी आपका नहीं है, आई एम सॉरी, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग दिमाग में चल रहा था, उनको पढ़ाया ना कल परसों, मैं भी कहूँ पेंडिंग किया था उस वक्त पहले। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आपने भी किया मेरे साथ मिलकर, हाँ बस वही मुझे दिखा दो, इधर भी है, यूं कहो, उधर तो है ही, इधर भी है,
कहाँ है ये भी अब आप ये पढ़ चुके हैं ना। इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड, स्टेटमेंट इन इक्विटी के अंदर क्या बताना है, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम बतानी है। फिर फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ इक्विटी इफेक्ट ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन एंड रीस्टेटमेंट कवर्ड लेटर इन IAS 8 एंड ईच कंपोनेंट रेकंसिलिएशन बिटवीन कैरिंग अमाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग का। तो ये जो रीस्टेटमेंट वाली बात है ये अब आपको पता है ये किसकी बात कर रहा है, वो जो ओपनिंग आप 2 बार लिखते हैं, ठीक है, तो वो एक एडिशनल लाइन आइटम पड़ता है, वो IAS 8 में अब आपने पढ़ लिया है। हाँ ये बिल्कुल पॉइंट था जी, माजरत। अच्छा जी, ये चेंज इन इक्विटी का टॉपिक हमने थोड़ा वैसे भी वॉल्यूम 2 नहीं आ रहा था तो इस पर कोई एक आधा दिन ज़्यादा ही लग गया था उस वक्त, खैर तो चलें उसका फ़ायदा IAS 8 में हो गया था। इसमें कोई किसी का क्वेश्चन है या कोई मसला तब रहा हो, लिखा हुआ पड़ा हो, सामने कर सकते हैं। आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, गो थ्रू कर लें अपनी किताब से। मैं तो गो थ्रू कर लिया था यार। आपने वॉल्यूम 1 सारा पढ़ के आए हैं आप? कुछ बचा हुआ तो नहीं है ना इसमें? अच्छा जी, अब फिर खैर से हम अपना सवाल कर सकते हैं, ठीक है भाई, बातें ना करें ना प्लीज। IAS 41 पे आ जाएं, फिर देख लें मैंने 1 मिनट दिया था, सॉरी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का चैप्टर। ऐसे किताब बोले बस कर दो अब, और कुछ नहीं यहाँ से निकलना, बस कर दो, फिर आगे चलना। क्या ख्याल है? अब पास हो जाना है, वास्ता जे। मैंने तो दुआ करनी, देखो लामा भी कह रहा है लामा ना आए, देखो लामा नहीं आना चाहिए उस्ताद को, ठीक है। अच्छा, और अगर आया तो पता है ये बकरा तुम्हें टक्कर मारेगा, ये इसलिए रखा हुआ मैंने, ठीक है। ना आया दूध पिएंगे, खुशियां मनाएंगे। माल्टे का मौसम ही गुजर गया, इस बार सरगोदा वालों ने कुछ लिफ्ट ही नहीं कराई। बैठा रहे, मैं आप सरगोदा डिवीजन ऐसा ना, ये मैं नहीं कह सकता नहीं तो तुसी भी क्लेम पा देना। अच्छा जी सुने, इसके अंदर सादा बात सिर्फ इतनी सी जहन में रखनी है, जरा इसको ऐसे ही जरा मोटी सी रिवीजन अगर करें तो, बायोलॉजिकल एसेट को आपने इनिशियली मैयर करना है किस पे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, लेकिन कैश आउटफ्लो पूरा लेना होता है। तो ये वाहिद स्टैंडर्ड था जो एसेट को खरीदते ही लॉस बुक करवाता था, ठीक है। हम एज अ रेफरेंस अपना मेहनती वाला सवाल, काश मैंने यहाँ पे उसको नोट किया हो, चस आ जाए, मैं कहता हूँ किया था या नोट किया होगा या फोटो होगी, कुछ एक काम, हाँ नोट यहीं पे है, गुड। ये रिवाइज करा देगा जरा, बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इनिशियली पहले दिन ही क्या आ गया, लॉस, लेकिन फिर जब एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट आया था, मेमा चिले मेमा जब आया था तो हमने उसको भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रिकॉर्ड किया था और गेन आ गया था। फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऊन उतारी थी। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर भेड़ है तो उसकी ऊन है, गाय है तो उसका दूध है, अगर दरख्त के ऊपर फल लगा हुआ फल बायोलॉजिकल एसिड होता है ना, तो उसको आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो फल है, ठीक है। तो उसको जिस वक्त आप हार्वेस्ट करते हैं तो बायोलॉजिकल एसिड एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट रिकॉर्ड होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में। और फिर हम एक करते थे काम कि एक एंट्री करके फिर साथ ही दूसरी एंट्री करते थे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट P&L क्रेडिट, और साथ ही इन्वेंट्री डेबिट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट, ताकि इन्वेंट्री हमारे पास आ जाए, उसको हम बेचेंगे, ठीक है। और ईयर एंड पे आपने बायोलॉजिकल एसिड को किस पे रिकॉर्ड करना होता, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वो बायोलॉजिकल एसिड क्या है, लिविंग एनिमल और लिविंग प्लांट। फिर फल जो लिविंग है अभी लगा हुआ है वो भी क्या है, बायोलॉजिकल एसिड, और जब उतर जाता है तो वो तो इन्वेंट्री बन जाती है, ठीक है। फिर हमने एक चीज इसमें, ये समझ आ गया, एंड पे फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे और एंड पर फिर गेन लॉस हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जी लैंड का खर्चा, क्वेश्चन में लैंड है कि उसके पास लैंड पड़ा था तो पड़ा रहे, बैलेंस शीट के अंदर लैंड नजर आ रहा होगा नॉन करंट एसेट्स में, अगर खरीदता तो एंट्री करते PPE डेबिट कैश क्रेडिट, लैंड डेबिट कैश क्रेडिट। एंट्री इसलिए नहीं की थी, लैंड पड़ा है, उस पर IAS 16 लगना है, वो पहले से पड़ा हुआ है ना, तो वो किताब बैलेंस शीट में नजर आ रहा होगा, बैलेंस शीट तो बनाई नहीं थी, ठीक हो गया। अच्छा अब ये हमने बात की
एसिड, बायोलॉजिकल एसिड को रिकॉर्ड करने की, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को रिकॉर्ड करने की, और इनकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी। यानी अगर फल लगा हुआ है तो वही बायोलॉजिकल एसिड है, ईयर एंड पर अगर वो उतरा नहीं है तो वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे मेजर होगा, हाँ आएगा वो करंट एसिड्स में। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात हमने जो यहां पर की थी, ये तो पहले दिन पढ़ा था ना, ये खोता बेचे असी, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वो थी बियरर प्लांट। हमने कहा था जी अगर कोई ऐसा प्लांट है जिससे आपको प्रोड्यूस आती है और एक से ज्यादा दफा आती है, ये नहीं कि वो काट के उसी वक्त फसल जो है वो वही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन जाएगा, जैसे गंदम है, जैसे कपास है, जैसे गन्ना है, वो तो खुद ही प्रोड्यूस बन जाते हैं ना, ठीक है। अच्छा अब ये बहस ना करना, गन्ना 2-3 बारी काट ले इधर, नहीं मैंने ये बहस ये नहीं पढ़ना, ठीक है ना, सादा बात, या तो वो खुद ही कट जाएगा या वो फलदार दरख्त है जैसे, तो वो कई साल तक फल देगा। तो हमने कहा था ऐसा प्लांट जिससे आपको कई साल फल आता है, वो खुद नहीं फल, उस पर फल लगता है और एक से ज्यादा दफा लगता है और उसकी लकड़ी किसी काम की नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, याद है? आपने बस वो रिवीजन प्लान में सवाल कर लेने हैं, बस पर्चे से पहले को 3 दफा, वो मैंने बता दिया तरतीब, एक मॉक से पहले, एक मॉक के बाद, मौत नहीं मॉक, ठीक है, और एक पेपर से पहले 2 दिन सब काम छोड़ के फिर लग जाना, जिसको लगता है 3 दिन में होगा 3 दिन में कर ले, ठीक है, आपको सब कुछ आता है इंशाल्लाह। अब इस पर लगा हुआ फल क्या है, जब तक लगा हुआ है बायोलॉजिकल एसिड है, एसओटी, याद है सोटी मारी थी, तो ये गिरते हुए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, इधर आकर इन्वेंट्री। अब एप्पल ट्री लिविंग प्लांट है पर बियरर प्लांट है, तो पीपीई के अंदर जाएगा, IS 16 लगेगा और कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखा जा सकता है। इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट या रीवैल्यूएशन, ठीक है। लेकिन हमने कहा था अगर लकड़ी कीमती बन जाए तो ये क्या है, बायोलॉजिकल एसिड ही बन जाएगा, क्योंकि लकड़ी भी फेयर वैल्यू रखती होगी ना ईयर एंड के ऊपर, बड़ी महंगी बिकती है, तो फिर लिविंग प्लांट ही है, तो ये बियर प्लांट चूंकि नहीं है इसलिए IS 41 में आ जाएगा और इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगी, ठीक है। लेकिन फल का दोनों के केस के अंदर सेम ही मामला है, जब तक लगा हुआ बायोलॉजिकल एसिड, उतारते हुए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उतर गया तो, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा इसके अंदर बना लिया था, रूल था, ठीक है, तस्वीर खींच लेना, सब्र कर लो जरा। और एप्पल्स के बारे में मैंने ये बताया था आपको रूल। अगली बात, इसके अंदर एक और बात भी कर लो फिर तस्वीर खींच लेना। वो बात क्या थी, अगर बियरर प्लांट ही है तो बियरर प्लांट तो पता है आपको, अभी लगाएं तो 2 महीने में तो फल नहीं देने लग जाता, ठीक है, इसको 5-7 साल लगेंगे फलदार दरख्त बनने में, ठीक है। तो जब तक नहीं बनता, हमने कहा था पीपीई की तरह से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वाला मामला होगा इसमें भी, ठीक है। तो फिर जितने खर्चे उसके मैच्योर होने तक होते रहते थे, उन खर्चों को क्या करते थे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट, और जब वो कंप्लीट हो जाता था तो फिर पीपीई डेबिट, CWIP क्रेडिट, और उसके आगे फिर पीपीई चल पड़ता था, ठीक है। ये भी थोड़ी सी बात थी, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जिसको याद करना था जी। ग्रुपिंग का मैंने कहा था कि आप एक जैसे, एक शक्ल सूरत के या एक उम्र के या एक नस्ल के जानवरों को इकट्ठा करके फेयर वैल्यू लगवा सकते हैं, यानी किसी एक की जो फेयर वैल्यू की वही सबकी होगी। ग्रुपिंग फॉर फेयर वैल्यू लिखा हुआ है कहीं पे, यहीं पे आपको नोट्स में नजर आएगा जब रीड करेंगे तो, ठीक है। कि फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए अगर सारी आपने साहीवाल नस्ल की गायें रखी हुई हैं तो आप सारियों को मंडी में लेके मत जाएं, किसी एक की कीमत लगवा लें, उसी के कद काट की, उसी नस्ल की, उसी उम्र की अगर बाकी भी हैं तो बस एक ग्रुप बना लो और उनका, तो ग्रुपिंग इसलिए फॉर द पर्पस ऑफ ईजीनेस, कन्वीनियंस फॉर फेयर वैल्यू मेजरमेंट आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। लेकिन ग्रुपिंग के लिए उसने कहा था एट्रीब्यूट्स वो हों जो मार्केट में आमतौर पे चलते हैं, मतलब 3 साल की उम्र वाली इकट्ठी कर लो, या ऑस्ट्रेलियन अलग कर लो, साहीवाल वाली अलग कर लो, या ये नहीं कि इसका नाम जो है वो, इस मेरे बकरे का नाम टिंकू है तो इसकी कीमत और है, इसका नाम बबलू है तो इसकी कीमत और है, ठीक है। ऐसे नहीं, अपनी अपनी कोई आपने वो कैटेगरीज नहीं बनानी, जो कैटेगरीज नॉर्मली मार्केट में चलती हैं वो बनानी है, ठीक है जी। अभी चलते हैं फिर उधर ही चले जाते हैं भाई, सारा ही देख लेते हैं एक बार। ये तस्वीर बना लिया आपने, अब 1 बाय 1 चल पड़ते हैं यहाँ पे, यहीं से देख लेते हैं, फिर सारा ही पूछ लेता हूँ फिर आपसे।
यहाँ पे तो कुछ मसला नहीं था। कहाँ है जी ये ग्रुपिंग? ये ग्रांट वाला मामला पढ़ लिया था। जनरल डिस्क्लोजर्स एक बार रीड कर लेना, बस एक बार रीड कर लेना। कहाँ भाई ग्रुपिंग श्रुपिंग बताओ? 463 पर। यही बताया अभी। फॉर फेयर वैल्यू मेजरमेंट क्या कर लो? ग्रुपिंग कर लो। इसी को एग्रीगेशन कहते हैं। एग्रीगेशन कहाँ लिखा हुआ है? 462 का ग्रुपिंग ऑफ, यही है, अ ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एन एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर लिविंग प्लांट्स। यही तो दस रहे असी। ग्रुपिंग करनी है एक जैसों की, लेकिन वो एक जैसे फॉर द पर्पज ऑफ आप फेयर वैल्यू उनको ग्रुप कर सकते हैं फेयर वैल्यू मेजरमेंट की आसानी के लिए। लेकिन उसके लिए जरूरी बात क्या है कि आपने उनको ग्रुप करना है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल एज, क्वांटिटी, ठीक है। सेलेक्ट करो एट्रीब्यूट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन द मार्केट, ठीक है ना। टिंकू बबलू नहीं करना, बल्कि ये मतलब वजन के हिसाब से कर लो, कद के हिसाब से कर लो, उम्र के हिसाब से कर लो, जैसा मार्केट के अंदर नॉर्मली नॉर्म चलती है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब इस के अंदर एक लामा भी था, ये बात भी देख लें। लामा जो था वो एक ऐसा बायोलॉजिकल एसिड था जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं होती थी, तो उसको मजबूरन किस पे रखते थे? कॉस्ट पे। लेकिन IS 40 की तरह से पक्का नहीं रहना इस पे, बल्कि जब फेयर वैल्यू डिटरमिन हो जाए तो उसको फेयर वैल्यू पे ले आना है, ठीक है। ये शामिल किया हुआ है, वो ये शामिल किया हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। हम तक कितने में पहुंचा, वही कॉस्ट है उसकी, ठीक है। चले आगे। अच्छा अब आ जाए जरा, इसका एक ही सवाल है, बाकी तो हमने छोड़ा कुछ नहीं था। असल में मसला आज ये आ रहा है, बच्चा कहता है IS 38 का सवाल करा दो। मैं कहा केड़ा करावा? कहते अभी बना ले। मैंने कहा वैसे थोड़ा ही हो। मैंने कहा गिदड़ सिंह की मैं रगड़ूंगा, सवाल निकल आएगा, मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह फिर मॉक में, ठीक है। अच्छा सा सवाल, लेकिन अब वो बनाने में टाइम लगता है। अच्छा सवाल बनाने के अंदर मुझे कुछ 2 घंटे लग जाएंगे, 3 भी लग सकते हैं। अब तो हैवी किस्म का सवाल हो, है मजा आए। तो अब वो किताब के अंदर असल में छोड़ना भूल गया। IS 38 में एक सवाल छोड़ना चाहिए था हमें, पर ऐसे ही IS 41 में शुक्र है रिसेंट टाइम में था। जिनमें रिसेंट टाइम में था वो जाहिर है वहां से रिवाइज हो जाते हैं, एक बचा होता है सवाल। IS 38 नहीं था ना, तो मुझे उस वक्त ख्याल नहीं आया। फर्क जज्बात में हम कुछ ज्यादा ही कर गए थे उस वक्त, ठीक है। नया स्टैंडर्ड आया था खुशी खुशी में। जी बेटा, कौन सा जी? जी करवा दूं, एक्सप्लेन कर दिया था। फार्मर इन पाकिस्तान प्लांट्स वीट ऑन यकम जनवरी एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000। बाय मार्च 31 इसकी फेयर वैल्यू 120 पे चली गई है। अब ये जिस वक्त हम कल्टीवेट करते हैं तो इसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं, ठीक है। 31 मार्च पे इसकी फेयर वैल्यू 120 हो चुकी है। 30 जून पे इसको हार्वेस्ट करके हमने उतार दिया, ठीक है, और अगस्त में बेच दिया। अब जर्नल एंट्रीज करनी है, लेकिन ईयर एंड क्या है? 31 मार्च। अब हमने जब इसको रिकॉर्ड किया था तो वैसे तो हम इसकी एंट्री करते हैं कल्टीवेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। सवाल भी कराया था, ये 6वां सवाल जो था ना पास पेपर का, वो यही था। और फिर जब इसको हम काटते हैं तो उस सारे को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाते हैं। पर इसमें मजबूरी क्या आई थी, ईयर एंड पहले आ गया और अभी वो कटा नहीं था, बल्कि वो अच्छा था, कटा नहीं था। तो फिर हमने कहा जी 50,000 पर जो है वो एसिड पड़ा था। अब ये भी कर सकते हैं आपने, हमने कहा था कि इसको क्या कर लो, यहां पे सवाल मैंने सॉल्व भी किया, मुझे लगता है ये नहीं हुआ पड़ा। ये देखो हद होगी यार, किए हुए सवाल करवाई जा रहे हैं। कल्टीवेशन एक्सपेंस डेबिट, इसकी तस्वीर खींच लो भाई, घर देख लेना, ऐसे मजाक ना करो भाई। कल्टीवेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट किया, और फिर जब कटाई नहीं हुई थी तो उसको मजबूरन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रिकॉर्ड करना पड़ा। अगर इससे पहले कटाई हो जाती तो ये वाली एंट्री पड़ जानी थी। फिर सीधी सीधी एंट्री पड़ती है। बीच में ईयर एंड आ जाए तो जाहिर सी बात है वो मौजूद है ना, जिंदा सलामत लहलहा रहे हैं खेत सबज सबज, तो उनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल निकाल के उनको मैयर करना पड़ता है बैलेंस शीट डेट पे। फिर जब कटेंगे तो बायोलॉजिकल एसेट क्योंकि रिकॉर्ड हो गया तो ये क्रेडिट हो गया, फेयर वैल्यू डेबिट हुआ, और मजीद गेन, कुछ गेन इधर रिकॉर्ड हुआ, कुछ गेन इधर रिकॉर्ड हो गया, और फिर उसको बेचने की एंट्री से।
रिवीजन में ये सवाल होंगे ना इंशाअल्लाह, तो फिर अच्छा फायदा होगा। बहुत प्यारा सवाल था ये, उस वक्त सही समझाया था। यही तो पहले करके पास पेपर पे गए थे, मुझे जहां तक याद पड़ता है। ठीक है, होमवर्क दिया था पर कर लिया था। फिर इसके बाद ये जावे आला थे, दूजा भी सवाल असी डिस्कस कर लिया सी, डिस्कशन थी इसकी। पास पे प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो हैं काम के कर लिए हैं, वो मैं आपको होमवर्क में भी दे, उसमें रिवीजन प्लान में भी डाल दूंगा। पास पेपर के अंदर एक सवाल बदली किया था हमने, क्योंकि असल में ICAP ने बदली कर दिया, इसमें से IS-21 निकाला था। ये मैंने इसी के ऊपर ही बदल के आपको दे दिया था और आपसे बदलवाया भी था। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाज वेरी वेरी इजी। ये वो थर्ड क्वेश्चन है गॉल्टियर लिमिटेड, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन 6 पहले करवाया था, फिर उसमें एक्सट्रैक्ट्स भी बना गए थे। ठीक है, इसके अंदर हमने एंट्रीज की थी और एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए थे। ये एक अच्छा सवाल था, फुल फ्लैज। अब ICAP ने इस अटेम्प्ट के अंदर ये पूछा था, और अभी जो आप वाली अटेम्प्ट है इसके अंदर उसने बियरर प्लांट पूछ लिया। ठीक है, अब वो सवाल भी कर लेते हैं तो उसकी भी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ फिर। होगी तस्वीर कशी? वैसे इसकी तस्वीर की जरूरत नहीं, आप वैसे ही वहम कर रहे हैं। अपना रजिस्टर खोलें, वहां पे आपको नजर आएगा। ये जी मैंने आपको 106 हैंड आउट दिया है, जिसमें अगले सफ़े को पलटेंगे ना आप, कैश फ्लो के ऑपोजिट साइड पे जो सवाल है, ये सिंगल एंट्री वाले सवाल के ऑपोजिट, तो आपको नजर आ जाएगा गुलाब जामुन। पढ़ें जल्दी से पढ़ें, जल्दी से पढ़ें, जल्दी से। मुझे लग रहा है मगरिब तक काम चला जाना है, जल्दी करें। जल्दी पढ़ें बेटा। IS-41 भी मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया आया है और शॉर्ट क्वेश्चन ही इसका लेवल T1 ही है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में 6-8 नंबर का सवाल बड़े आराम से बन सकता है। आपने इसमें भी गुंजाइश कोई नहीं छोड़ी हुई, बस रिवाइज से इसे कर लेना। कुछ चीज़ें ज़रा सी तंग कर रही होंगी इस वक्त ज़हनी तौर पे, वजह वॉल्यूम 1 में पुराना पढ़ा हुआ है, कोई मसला नहीं, आपको सब ऐसे ही याद है जैसे अभी वाला याद है। रिवीजन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब उलट चलेंगे तो टेम्पो बना होगा। ऐसे 60-70% रिवाइज करके पीछे डाला हुआ होगा आपने, तो स्पीड आपकी बड़ी तेज़ होगी, इंशाल्लाह बड़े आराम से ये भी रिवाइज हो जाएंगे। और ये अच्छा किया था, इस वक्त तो आराम सुकून से हम करते होते थे काम, आज तो ज़रा तेज़ी में कर रहे हैं रिवीजन। ऐसे स्टैंडर्ड नुक्कू सारा स्टैंडर्ड था, हमने हफ्ते से भी ऊपर लगा दिया था इसमें। रिक्वायरमेंट है इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स। ये बड़ी ज्यादती है यार, अच्छी भली एंट्रीज होती हैं, एक्सट्रैक्ट्स ही मांग लिए हैं तुमने। फ्रॉम GL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर 31 दिसंबर 24 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट दैट डेट, कंपैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अब रिक्वायरमेंट तो है आपकी एक्सट्रैक्ट्स की, पर हम एंट्रीज आपके समझने के लिए मैं करा देता हूं। ठीक है, पढ़ते जाते हैं, एंट्री करते जाते हैं, फिर एक्सट्रैक्ट्स बन जाएंगे, क्या मसला है। ठीक है, गुलाब जामुन इज एंगेज इन कल्टीवेशन एंड सेल ऑफ मांगूस मैंजोस। मैंजोस, अब मैंजो का जो टीरी है वो भी क्या है, बियरर प्लांट है, क्योंकि उसकी लकड़ भी किसी काम की नहीं होती। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। इन 19 GL प्लांटेड 5000 मांजो ट्रीज, एक्सपेक्टिंग देम टू मेच्योर एंड स्टार्ट प्रोडक्शन इन 5 years। यानी 19 में इन्होंने प्लांट किया है, तो 19, 20, 21, 22, 23 में कहीं जाकर, या 24 में, वो तो बता ही देगा। हमारा साल कौन सा है, 24, तो फल देने लग गया होना भाई। खैर, अब इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन एंड इरिगेशन अमाउंटेड टू, इसकी क्या एंट्री है,
CWIP डेबिट और कैश क्रेडिट। क्या ख्याल है भाई? बियरर प्लांट है ना, बोलो कितना? 20। फर्दर अपकीप कॉस्ट, मुलाजिम रखा, पानी लगाया, खादें लगाई, स्प्रे लगाए, और 19 से 23 तक हमने इस पे मजीद कितना खर्चा किया, इसकी एंट्री क्या होगी? अगेन सेम यही CWIP डेबिट और कैश क्रेडिट। 3 साल में ये खर्चा होता रहा होगा इतना इतना, तो टोटल तो CWIP में कितना डेबिट हो चुका है अब? 48 अभी तक। These trees matured and started 44. These trees matured and started producing fruit on, हमारे साल के दरमियान में इन्होंने क्या कर दिया है जी? फल देना शुरू कर दिया है। यानी 1 जुलाई को फिर एक एंट्री करनी है, जो कि एंट्री हमने नहीं करनी। वो क्या एंट्री होगी जी? PPE डेबिट, बेयरर प्लांट लिख दो, बेयरर प्लांट PPE डेबिट, ठीक है, और CWIP क्रेडिट। कितने से? लेकिन एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, एक चीज याद आ गई अगली। ड्यूरिंग 24 GL ने मंथली एक्सपेंस 1 मिलियन का किया है अपकीप पर। ड्यूरिंग द ईयर 2024, पूरे साल में 1 मिलियन का पर मंथ एक्सपेंस होता रहा है। तो पहले 6 महीनों का कैपिटलाइज होना है, अगले 6 महीनों का एक्सपेंस आउट होना है, ठीक है ना? तो इसका मतलब एक और एंट्री यहां पर पड़ेगी, CWIP डेबिट 6 से 1 × 6 कैश क्रेडिट, और बाकी के कहां चले जाएगा फिर? एक्सपेंस डेबिट कैश। एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं ना, तो PNL भी बनेगा, उसके अंदर आपका ये एक्सपेंस आएगा, ठीक है जी, ओके। अब आपका CWIP इतना हो चुका है, और अब आपने 1 जुलाई को क्या करना है जी? PPE। ये सारी कहानी है, आपने ये सारी कहानी दिमाग में सोचनी है, डायरेक्ट कर देना है, कोई मसला है नहीं। डायरेक्ट लिखना था आपने, कितना? 50 पूरा। PPE डेबिट ना समझ आए तो एंट्री कर भी सकते हैं, मना तो किसी ने नहीं किया हुआ, पर टाइम बचाएं, दिमाग में सोचें। वैसे तो 6 यहां से आया है। ड्यूरिंग 2024 GL इनकर्ड मंथली एक्सपेंस ऑफ 1 मिलियन ऑन अपकीप। तो 1 महीने का एक है, तो 6 महीनों का, क्योंकि 24 में 1 जुलाई तक ये मेच्योर नहीं हुआ था ना, 30 जून तक के 6 महीनों का एक्सपेंस भी कहाँ जाना है? इसी की कॉस्ट में। क्वेश्चन यहां तक कोई क्वेश्चन? उसके बाद वो कहता है फेयर वैल्यू ऑफ, अच्छा, द ट्रीज हैव एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 साल विद नो रेजिडुअल वैल्यू। तो डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी क्रेडिट होगी। आप 50 इंटू डिवाइड बाय 5 इंटू 6/12 2.5 10। पिछले सवाल में 5 थी मेरे ख्याल में, नहीं बल्कि अगला जो पढ़ के आए अभी उसमें 5, सॉरी जी, 2.5 ही आ रहा है। अच्छा जी, ये सब काम वहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स में करने थे, लेकिन चलो एंट्री ज़रा। अच्छा, अब मेरे ख्याल में तो इतना काम कर लेना चाहिए, क्या ख्याल है? फिर बात बढ़ती जा रही है आगे, फिर एंट्रीज बढ़ती जा रही हैं। तो ये जनाब आपका जो एक्सट्रैक्ट्स बनाने, नाम क्या है इसका? GL स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं जी आपने। तो जो वर्किंग्स हैं पॉसिबली यहाँ पे डायरेक्ट कर लेंगे, ना समझ आए तो अलग से वर्किंग ओपन कर सकते हैं। रुपीज इन मिलियन है, बोलो। अच्छा, अब OCI का कोई आइटम नजर तो नहीं आया? आ सकता है, क्योंकि बियरर प्लांट है तो PPE है, तो अगर फेयर वैल्यू मॉडल हुआ तो फिर तो ये भी पढ़ ही लेते हैं, आखिरी लाइन पढ़ लो, फिर बीच में 2 पॉइंट्स रह जाएंगे। सवाल इतना लंबा जो निकला कुछ नहीं। GL अप्लाइज कॉस्ट मॉडल फॉर PPE। गवर्नमेंट ग्रांट अब IS 20 के तहत होती हैं, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था बियरर प्लांट से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट, वैसे भी ये ना भी बताता तो हमने IS 20 ही लगाना होता है, याद है। अब कॉस्ट मॉडल लगना है तो फिर ये वाली लाइन की तो कोई जरूरत ही कोई नहीं थी। कहता है फेयर वैल्यू 1 जनवरी को इतनी है, छोड़ो यार, फेयर वैल्यू क्या करना है, हमने कॉस्ट के ऊपर ही रखेंगे और फिर डेप्रीशिएट करते रहेंगे। तो इसलिए मैंने डेप्रीशिएट करके ईयर एंड पे पहुंचाकर भी फेयर वैल्यू पर उसको कर सकता था, आपके साथ कर सकता है इस दफा, रीवैल्यूएशन मॉडल कह दे कर दो। तो PPE पढ़ा तो हुआ है आपने, ठीक है, वही रीवैल्यूएशन है जो पहले पड़ी हुई है, वही हो जाएगी यहाँ पे भी। बहरहाल OCI का कोई आइटम मुझे नजर नहीं आया। उसके बाद अच्छा 1 मिनट जरा मुझे देखने दो, मैंने जगह भी छोड़नी है।
ये आ जाएगा यहाँ से एक्सपेंस एक आ रहा है इन एंट्रीज में, 2 एक्सपेंस आ गए, 7-8 लाइनें फिर छोड़ देते हैं, जितना भी आ गया। फिर जगह बड़ी तंग है यार, 1 2 3 4 5 काफ़ी है। उसके बाद जीएल मैं नहीं लिख रहा, माजरत, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स हैं जिनमें हमारे पास नॉन करंट एसेट्स के अंदर पीपीई आ रहा है। पीपीई क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? बियरर प्लांट है। बियरर प्लांट लिख दो आप मांजो ट्री लिख दो, आपकी मर्जी, ठीक है। रुपीज इन मिलियन या एज ऑन वगैरह भी लिख लेना, ठीक है ना। 24 हमारा साल है, 24, ठीक है। अब अभी तक जितनी बात हुई है उसमें पीएनएल के अंदर बस 2 चीजें जा रही हैं। एक ये कल्टीवेशन एक्सपेंस भी कह सकते हैं इसको आप। अच्छा, अब पहले लाजमी है कि हम इनकम्स लिखें फिर एक्सपेंसेस लिखें, क्योंकि एक्सट्रैक्ट्स हैं तो हमारी मर्जी की बात है, ठीक है। तो 6 मिलियन का आपका अपकीप कॉस्ट कह दें, अपकीप कॉस्ट, अपकीप एक्सपेंस, ठीक है। अपकीप का मतलब क्या होता है? देखभाल करने के लिए जो बंदे रखे हुए हैं, ठीक है। तो 6 महीने का अपकीप एक्सपेंस इधर आ गया। अपकीप एक्सपेंस कितना जी? 6 मिलियन। स्टार्ट यहीं से कर दिया हमने, एक्सट्रैक्ट है हमारे, ठीक है। उसके बाद और कोई एक्सपेंस है जी? और ये डेप्रीसिएशन। चलो अब इधर देखो, CWIP पहले रिकॉर्ड करूं फिर रिवर्स करूं, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, 24 का साल है तो डायरेक्ट ही पीपी क्यों ना रिकॉर्ड कर लूं, क्या ख्याल है? तो हमने नॉन करंट एसेट्स में आकर लिखा यहाँ पे, ये देखो पीपीई में रिकॉर्ड करने लगा हूं। बताइएगा कितने हैं, अलग अलग बताने जैसे सवाल में। 20 प्लस 24 प्लस 6 टोटल हो गया कितना? लेकिन इसने क्या होना है अभी? डेप्रीशिएट। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बियरर प्लांट का आ जाएगा, क्योंकि ये पीपी है। तो कितना बना टोटल? 50 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6 बाय 12, आंसर 2.5। इधर ऊपर होना यार, 2.5 का एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन पीपी में ही कर दो। चलो इसका जी 47.5, ठीक है। अब इधर देखो कितना काम हो गया, ये देखना जरा। एक्सट्रैक्ट्स मैंने कुछ नहीं किया, एक्सट्रैक्ट्स में तो कैश आता कोई नहीं है, क्योंकि ओपनिंग, डेबिट, क्रेडिट, क्लोजिंग तभी निकल सकता है ना। बैलेंस में तो क्लोजिंग बैलेंस आने हैं, पता नहीं और क्या क्या कैश आ जा रहा होगा, छोड़ो इसको, ठीक है। तो ये हमारी ये सारी एंट्रीज जो हैं, बल्कि यहां तक ही हो गया काम, कुछ भी नहीं बचा, ये सारा कुछ ही हो गया ऐसे झटके में। कुछ रह गया बताओ? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, मांजो ट्रीज प्रोड्यूस्ड 4 लाख kgs ऑफ मांजोस। द मार्केट प्राइस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वॉज 90 रुपए पर kg एंड कॉस्ट टू सेल वॉज 5 रुपए पर kg। हाँ जी, पहली एंट्री एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट और पीएनएल क्रेडिट। कितने केजीज हैं? 4 लाख, और इनको रुपीज 100 पे नहीं करना बल्कि 95 पे करना है, क्योंकि फेयर वैल्यू नहीं, सॉरी 90 है, ठीक है, 80 पे करना है। ओके, तो 85, 90 माइनस 5 पे, ठीक है। क्या आता है? जो भी आता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट करके पीएनएल क्रेडिट करते हुए साथ ही आपने क्या कर देना है? इन्वेंट्री ऑफ मांजोस डेबिट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्रेडिट, ठीक है। इसी अमाउंट को एज इट इज लिख देना। तो ये दोनों एंट्रीज भी मैं पोस्ट करने लगा हूं, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कहते हो तो मैं लिख देता हूं, वैसे जरूरत तो कोई नहीं है। नॉन करंट एसेट और तो कोई नहीं है। आगे देखो, गवर्नमेंट ग्रांट उनको रिसीव हुई है कोल्ड स्टोर के लिए, एक नॉन करंट एसेट आ जाएगा, फिर उसकी वो ग्रांट ने भी आना होगा। चले खैर, तो करंट एसेट्स हम यहाँ पर जगह बचाते हैं। अब 20 काम तो इधर हो ही गया है, प्लस 24 प्लस 6 माइनस 2.5 था, ठीक है जी। डिस्टैर दें जी, डिस्टैर। उसके बाद आपका जो मांजोस है, मांजोस वो सारे बिके हैं या नहीं? आपने सवाल पढ़ा, सारे बिके हैं कि नहीं बिके?
सारे नहीं बिके, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इन्वेंट्री में रहना ही है, तो इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो करंट एसेट्स में मांजो इन्वेंट्री ऑफ मांजोस। अच्छा, अब मैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की एंट्री दिखा दी आपको, यहां पे स्किप कर रहा हूं क्योंकि उसने तो जीरो ही हो जाना होता है, तो मैं आपको एंट्री करके दिखाने लगा हूं वैसे आप, ठीक है ना। एंट्री एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आपके दिमाग में डेबिट और P&L क्रेडिट। अब ये क्या है जी, ये आपका हार्वेस्टेड मांजोस को क्या किया आपने, हार्वेस्ट किया। देखो जी, मांजोस कितने हैं, 4 लाख केजीज, ठीक है जी। और इनको आपने एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट किस पे रिकॉर्ड करना होता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ऐसे हमने शो कर दिया, शो मार दी जी। मिलियन में ऊपर आंसर मुझे 34 की एंट्री हो गई। अब ये एंट्री क्या पड़ी है, देखो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट P&L क्रेडिट, साथ ही इन्वेंट्री डेबिट 34 से, और एंट्री भी कायम रही और बचत भी होगी टाइम की, कोई मसला, ठीक है। अगली बात फिर वो कहता है बाय द ईयर एंड GL सोल्ड 75% ऑफ द हार्वेस्टेड मांजोस एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 95। इसकी एंट्री क्या होगी जी, आगे वो कहता है रिमेनिंग, अच्छा वो बाद में देखते हैं, इसकी एंट्री करा दो जी, बेचो, हाँ कैश डेबिट सेल, कैश या रिसीवेबल जो भी हो, सेल क्रेडिट, ये कितने से होगी, ये कितने से होगी, अब कितने बेचे हैं, 4 लाख का, और एवरेज प्राइस, अब ये 95 ही लेना है, अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल नहीं ले रहे, ठीक है। कितना आता है, जितना भी आता है अभी लिखते हैं। दूसरी एंट्री साथ ही कौन सी होगी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। अब इसके अंदर आपने कॉस्ट लेनी है, और कॉस्ट आपके पास पड़ी हुई है इन्वेंट्री के अंदर, उसी को ही आप कर दें बेशक 75%। तो अब 2 एंट्रीज होने लगी, कैश दिमाग में डेबिट और सेल ऑफ मांजोस क्रेडिट। जी इधर देखें जी, 4 लाख केजीज नहीं बिके, बल्कि 4 लाख केजीज का 75% हमने बेचा है एट रुपीज। कोई चीज अगर नीचे ना आई तो मैं इधर लिख दूंगा माजरत, ठीक है जी। अब कितना आता है 28.5, ये कैश डेबिट सेल क्रेडिट। दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ मांजो। अब आई कैप पता है क्या करता है, वो आई कैप जो है ना, ये इनको नेट करके एक ही एंट्री कर देता है, सिर्फ सेलिंग प्रॉफिट अलग से लिखता है। हम क्यों करें, अपने तरतीब पे चलते हैं, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आएगी, ये 34 क्या है, इन्वेंट्री की कॉस्ट ही तो है, ठीक है। तो इसकी एंट्री करो, ठीक है, 34 मिलियन, ऐसा ही है, इनटू कितना जी, इसकी एंट्री क्या बनी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, कितना 25 अब आई कैप का सोल्यूशन अगर आपको दिखाऊंगा तो उसने यहां पर 3 का गेन बुक किया होगा अलग से, हमने भी वही किया, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, सब कुछ सामने सामने हो रहा है। हाँ जी चलें आगे, यहां तक कोई मसला है तो देख लें आराम सुकून से, क्योंकि ये भी काम हो गया है। पीपीई को हमने किस पे रखना है, और IAS 20 के मुताबिक गवर्नमेंट ग्रांट्स को लेना है और उसको रखते हैं एज डेफर्ड इनकम, वो थोड़ा भला हो जाए। तो इसका मतलब 2 चीज़ें अभी और आनी है, चलो करेंगे गुजारा इंशाल्लाह, एक आधी ऊपर लिख लेंगे। यहाँ तक कोई मसला, आगे बढ़ा वो। ऑन 1 मार्च 24 हमारे साल में 2 महीने गुजरे थे, GL रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 6 मिलियन टू सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड स्टोरेज बेसिकली बना रहे हैं, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग हार्वेस्टेड मैंगोज। कहता है जी कोल्ड स्टोर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इनको क्या किया है जी, 6 मिलियन की ग्रांट दे दी। तो कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, कोल्ड स्टोर क्या है, पीपीई। द ग्रांट इज नॉन रिफंडेबल, वापस नहीं करना उन्होंने, प्रोवाइडेड द फैसिलिटी रिमेन्स एग्रीकल्चरल यूज अगले 5 साल के लिए। फैसिलिटी की एस्टीमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल है, यानी कि इस एसिड की, और GL इंटेंड कर रहा है इसको फुल लाइफ के लिए यूज करेगा।
अब वो कहता रहे कंडीशन, IAS 20 कहता था कंडीशन पे मत जाओ, एसेट की लाइफ पे जाओ। 5 साल पे ग्रांट नहीं बनानी, 10 साल में बनानी है, क्योंकि ये ग्रांट इन रिस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट नहीं है, ये ग्रांट इन रिस्पेक्ट ऑफ PPE है। बियर प्लांट की भी होती तो ऐसे ही होना था, क्योंकि IAS 20 ने ये कहा था कि कंडीशन के साथ नहीं, IAS 20 भी रिवाइज हो रहा है साथ साथ, कंडीशन के साथ नहीं बल्कि एसेट के साथ जोड़ो एसेट रिलेटेड ग्रांट को। ठीक है, आगे पढ़ो। टोटल कॉस्ट ऑफ फैसिलिटी वाज 15 मिलियन एंड इट बिकेम अवेलेबल ऑन यकम मई। अब यकम मई को क्या एंट्री करोगे? यकम मई को पहले आप, ठीक है आप कहते हो जी यकम मार्च को हमने एंट्री करनी है, पहले करो। यकम मार्च 2024 पे क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। ठीक है जी, लायबिलिटी बन गई। उसके बाद आपने अगली एंट्री क्या करनी है? यकम मई को PPE डेबिट, क्या चीज? कोल्ड स्टोर और कैश क्रेडिट, कितने से? 15 से। अब ये डेप्रीशिएट होगा यकम मई से 31 दिसंबर तक, कितने महीने? नहीं होगा भाई, भाई भाई क्या हुआ, कहां पे खो गए हो? ठहरो ठहरो ठहरो, नहीं समझ आ रही? इसको तसल्ली से पढ़ो, मैंने कहा था सवाल पढ़ो, पहले पढ़ो जरा। जी सही है। यकम मार्च पे 6 मिलियन की ग्रांट रिसीव हुई रिलेटेड टू एसेट। कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग होती है भाई, उसमें AC शेसी लगे होते हैं, PPE होता है, ठीक है ना, उसके लिए 6 मिलियन रुपीस रिसीव किए हैं, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। ठीक है, फिर ये यकम मई को कोल्ड स्टोर अवेलेबल फॉर यूज हो गया, टोटल कॉस्ट इसकी कितनी है? 15, तो PPE डेबिट कैश क्रेडिट डन हो गया। अब इसने डेबिट होना है यकम मई से 31 दिसंबर तक, कितने महीने? 8 महीने, मई जून जुलाई अगस्त 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो फिर 8 महीने ही इस ग्रांट ने भी इनकम में जाना है। ग्रांट जब मर्जी आती रहे, हमने तो एसेट के साथ जोड़ दिया होता था उसको। ठीक है, तो फिर कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट नॉन करंट लायबिलिटी, इन्वेंट करंट ऐसा कुछ नहीं आना, और करंट लायबिलिटी। अब तरतीब से चल लो जी। बिल्कुल यही कहने लगा था मैं कि अगर तो ये NPO के स्टैंडर्ड्स वाली कोई चीज़ है, जैसे NPO का सवाल है, तो हम चूंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर NPO लगा रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट फंडिंग हो, चाहे लाइफ टाइम मेंबरशिप हो, चाहे कोई रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हो एक्सटर्नली, उनको करंट नॉन करंट बाइफरकेट करेंगे। लेकिन IAS 20 चूंकि IAS 1 के साथ चल रहा है और IAS 1 में कहीं पे इस तरह से बन नहीं पाता, इसको करंट में क्लासिफाई करें, क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाता, तो इसलिए ICAP ने इसको डालना शुरू किया हुआ है अपने सोल्यूशन में। आप कहाँ पे? तो जिंदगी आसान है या मुश्किल है? उल्टा आसान है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज में कुछ नहीं आना, सारे का सारा कहाँ पड़ेगा? तो डेफर्ड ग्रांट कितनी आई है जी? 6। कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, एंट्रीज भी करके दिखाई है। ठीक है, एंट्रीज भी मांग सकता था आपसे, आग रहे हो। नेक्स्ट, फिर एसेट आया, ये PPE है। इस PPE का नाम क्या है? कोल्ड स्टोर। हमारी बिल्डिंग होती है, उसमें इक्विपमेंट AC शेसी लगे होते हैं, कितना? 15। एसेट डेबिट कैश, CWIP से आया, जहां से आया एसेट आ गया, बस मैंने कैश लिख दिया, जान छुड़ाई है, खुद बनाया है, तो CWIP डेबिट हुआ होगा, कैश क्रेडिट, और फिर इधर आ गया। अब कोई मसला? एसेट करो डेप्रीशिएट, डेप्रीशिएशन इधर लिख दूं, डेप्रीसिएशन किसकी जी? कोल्ड स्टोर की। कितनी कॉस्ट है? कितने साल लाइफ है? कितने महीने? आंसर बताओ भाई, जरा ऊपर जाना यार। रुपीज इन मिलियन जी, 1। ठीक है, एक्सपेंस है, और एसेट क्रेडिट PPE क्रेडिट कितना रह गया? अब इन्हें क्या मैं भी नाल जाना है? हमने कहा चलो फिर, तो ग्रांट इनकम, जरा आमने सामने रहे ना, ग्रांट इनकम जी कितनी? टोटल ग्रांट डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8 बाय 12 ले 0.4। तो डबल एंट्री यूं बोलते होते थे हम, जरा बोलते हुए लिखूं, ठीक है? डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। ठीक है जी, और उसके बाद वाली कहानी आपके सामने पहले ही पढ़ ली थी, उसी की बेस पर तो ग्रांट को अलग रखा है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन FAR 2 में देखता हूं मैं, वहां पे शायद लिखा हो, रखा हुआ हो। ये तो मैंने यहाँ पे डाला था ना, IAS 41 आपका पहला ही सवाल है।
चेक कर लो इसको ज़रा, वही ये वाला मसला सिर्फ आएगा आपको कि सेलिंग प्रॉफिट उन्होंने डायरेक्ट सिर्फ 10 रुपए के हिसाब से 3 रुपए रिकॉर्ड किया, बाकी सब वही है। हार्वेस्टिंग ऑफ मैंगोस पे प्रॉफिट आया 34 का, टिक करते जाओ। आमिर भाई ज़रा ऐसे लगाएं, ऐसे यहां से फ्रेम लगाएं, यहां से यहां तक, ताकि ऑनलाइन वालों को भी नजर आता रहे। दोनों 34 नजर आ रहा है जी? 34 तीन नेट करें, कौन सी दो चीजें नेट करें? ये दोनों नेट करें तो ठीक है, अपनी तरतीब पे रहे। फिर 6 का आप कीप कॉस्ट नजर आ रहा है, 2.5 डेप्रिसिएशन नजर आ रही है, 1 का डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है, ग्रांट इनकम 0.4, बीरर प्लांट 47.5, 14, ओहो टोटल ही नहीं लिखा। इसका आंसर क्या है? इसका बस 8.5 और तो 8.5 और 5.6 भी आ रहा है, ठीक है। करंट एसेट्स में और लायबिलिटीज में उसने रखा हुआ है, लिखा ही नहीं नॉन करंट, लिख लेना चाहिए, ठीक है जी, सही है। चलें जी, ये पिक्चर तो नहीं लेनी ना, वो पिक्चर आ गई ना आपके पास, वो अपनी मर्जी वाली, सो लेने की क्या जरूरत है? यही है तो ले ले। वैसे आईकेप के सोल्यूशन है वहाँ वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, देखने हो तो, ठीक है। वो पिक्चर ले लें अपनी, लें जी। ये क्या आ गया? फिर आइए सेठ निकल आया, जान नहीं छड़दा तू साडी। चैलेंज ओके है। ये कोई पिक्चर लेना चाहे तो गंद मारा हुआ है कुछ मैंने, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं थी एंट्रीज। हाँ भाई, कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है? ब्रेक चाहिए तो फिर आगे असर करीब आ जाती है, बहुत ब्रेक आ जाती है। चलो यूं करते हैं, मैं पार्ट को क्लोज करता हूं, आज यहीं पे 2-4 मिनट गपशप लगाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वालों आप भी जरा उठ जाओ, जरा किचन तक पानी शानी पिया हो, कोई जो अम्मा का हाथ बटा दो, वालिद साहब के साथ हेल्प कर दो, तब तक हम भी ऐसे 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं, ठीक है। पार्ट कौन सा चल रहा है? 4 क्लोज कर दो।